नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग जीएसटी R1 और इसका हर एक टेबल का पूरा बेसिक हम समझने वाले हैं। दोस्तों, जीएसटी की कोई भी रिटर्न है फाइल करना बहुत आसान है। सिर्फ हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए कि किस टेबल में कौन सा डेटा जाएगा। जीएसटी R1 हो, जीएसटी R3 भी हो, जीएसटी R9 हो। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप रिटर्न बहुत ही आसानी से फाइल कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी R1 और हम जीएसटी R1 को ओपन करते हैं। ये देखिए, हमने जीएसटी R1 की टेबल ओपन कर दिया। अब आपके सामने इस तरीके से टेबल दिख रही है। आजकल जैसे हम टैली में सेल्स इनवॉइस बनाते हैं तो डायरेक्ट वहां से ही हम जेएसएन फाइल क्रिएट करके ऑफलाइन लाके यहाँ अपलोड कर देते हैं तो हमारा जीएसटी R1 का सारा डेटा इसमें आ जाता है। लेकिन वो तो रेडीमेड तरीका हो गया। लेकिन अगर हमें सीखना है तो हमें हर एक टेबल का बेसिक पता होना चाहिए। तो वही चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जीएसटी R1 में हम क्या दिखाते हैं, जितनी भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई हो, चाहे टैक्सेबल सप्लाई हो, नील रेटेड सप्लाई हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, जो भी आपने सेल्स किया है उन सब का डिटेल आपको जीएसटी R1 में देना है। और इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट भी आते हैं, उस चीजों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये आपको दिख रहा है टेबल 4A, 4B, 6B, 6C और ये B2B सप्लाई। मतलब कि आपने जो भी सेल्स किया है, आपने जिसको माल बेचा है या सर्विस की सप्लाई दी है, आपके कस्टमर के पास जीएसटी नंबर है। आपने उसका इनवॉइस बनाया तो उसमें उसका जीएसटी नंबर आपने मेंशन किया, इसके मतलब वह B2B सप्लाई हो गई। और उस तरीके की सभी सेल्स जितनी भी इनवॉइस होंगी इस कॉलम में जाएगी। चलिए इसको ओपन करके हम देख लेते हैं। इस तरीके से ओपन किया और यहाँ हम ऐड रिकॉर्ड कर देते हैं। ऑनलाइन देख रहे हैं और उस पार्टी जिसको आपने सेल किया है उस पार्टी का यहाँ जीएसटी नंबर डाल देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ नाम उठा लेगा। उसके बाद इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू और उसके बाद वह कौन सा आइटम आपने सेल किया है, क्या टैक्स रेट है, जो उसकी टैक्सेबल वैल्यू होगी, जो यहाँ सब टैक्स रेट दिया हुआ है उस, मान लीजिए 18% वाला आपने सप्लाई किया है तो मान लीजिए 1 लाख की इनवॉइस है टैक्सेबल अमाउंट, तो यहाँ 1 लाख आप इस तरीके से टाइप कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसके बाद इसको सेव कर देंगे। ये सब B2B सप्लाई का है। ओके, आगे हम देखते हैं अगली टेबल क्या है। अब आपने जितनी भी B2B सेल किया, सब B2B सेल्स को आपने डाल दिया यहां 4A 4B में। लेकिन अगर मान लीजिए इस सेल्स के सामने आपने कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट बनाया है तो जो सेल्स हुई उसकी इनवॉइस इसमें आपने दिखा दिया। लेकिन जो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट बनाओगे इस B2B के सामने वाला, कौन सी टेबल में उसकी एंट्री होगी? तो देखिए, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के लिए आपको 2 टेबल दिख रहे हैं। 9B क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, 9B क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। तो यहां 9B रजिस्टर्ड वाले में आपको एंट्री करना होगा डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का। कौन सी? रजिस्टर्ड वाला, B2B वाला। अब आपने यहां सेल्स पूरी दिखाई। अगर आपको डेबिट नोट डालना है तो इस 9B रजिस्टर्ड वाले में आप डेबिट नोट इंटर करेंगे। जितने अमाउंट का डेबिट नोट इंटर करेंगे उतनी आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी और आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर मान लीजिए आपने क्रेडिट नोट इंटर कर दिया B2B का, तो जो भी आपने यहां सप्लाई दिखाई है, जितना टोटल सप्लाई है या लायबिलिटी है, तो उतना जितना क्रेडिट नोट डालेंगे उतना आपकी सप्लाई कम हो जाएगी और उतनी लायबिलिटी कम हो जाएगी। ये दोनों टेबल आपस में कनेक्ट है। यहां आपने सप्लाई दिखाई B2B का, यहां उसका डेबिट नोट या क्रेडिट नोट दिखाया। ओके, अब हमारी दूसरी भी सेल हो सकती है क्या? B2C। B2C का मतलब आपने जिसको भी माल सेल किया है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, या वह अनरजिस्टर्ड पर्सन है, या वह कंज्यूमर है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। आपने सिर्फ उसके नाम और एड्रेस से उसके नाम का इनवॉइस बना दिया, टेक्स्ट लगा दिया, लेकिन आपको अपने जीएसटी R1 में दिखाना है। और B2C की सप्लाई को, B2C इनवॉइस को 2 कैटेगरी में जीएसटी R1 में डिवाइड कर दिया गया। पहली टेबल क्या है? आपको 5 नंबर टेबल दिख रही है, यहां पर लिखा है B2C लार्ज इनवॉइस। और उसके बाद ये 7 नंबर टेबल आपको दिख रही है B2C अदर्स। अब इन दोनों का मैटर समझो। अब यहां पर जो इनवॉइस आपको दिखेगी B2C लार्ज 5 नंबर टेबल में, यहां पर वही इनवॉइस आएगी जिसको आपने सेल किया, आपके कस्टमर के पास जीएसटी नंबर नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कंज्यूमर है।
और वह कस्टमर कहाँ का है, आपके स्टेट से बाहर का है। मतलब जैसे हम रजिस्टर्ड पर्सन है गुजरात स्टेट में और मैंने माल बेचा है दिल्ली, और दिल्ली जिसको माल बेचा है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो मैंने जो उसका इनवॉइस बनाया, इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है। देखो यहाँ लिखा भी है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा भी है 1 लाख से ज्यादा है। तो उस तरीके की सारी इनवॉइस आपकी B2C लार्ज इनवॉइस कही जाएगी, 5 नंबर टेबल में उसकी एंट्री होगी। ओके, अब यहां पर देखो B2C लार्ज 5 नंबर टेबल में जब आप एंट्री करोगे, यहां पर इनवॉइस वाइज एंट्री होती है। देखिए जैसे मैं इसको ओपन करता हूं, ऐड रिकॉर्ड आप आएंगे, यहां पर इनवॉइस वाइज होगी। अब यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे कौन से स्टेट में आपने सेल किया है। मान लीजिए दिल्ली स्टेट, उसका इनवॉइस नंबर, डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू और इसी टैक्सेबल अमाउंट कितना है, कौन से टैक्स रेट का है। B2C लार्ज इनवॉइस का आप सारी ट्रांजैक्शन एक एक इनवॉइस वाइज होगी। ओके, या आपने यहां एंट्री कर दिया। अब मान लीजिए इसके सामने जो सेल आपने 5 नंबर टेबल में दिखाई है B2C लार्ज इनवॉइस में, इसके सामने आपको कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करना हुआ तो उसकी एंट्री कहां दिखाओगे। सेल्स तो आपने यहां 5 नंबर टेबल में दिखा दिया, जो 5 नंबर टेबल में सेल्स दिखाया है उससे रिलेटेड, उस इनवॉइस से रिलेटेड जो भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट होगा, इस टेबल में एंट्री होगी। कौन सी, टेबल 9B, क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। क्लियर, यहां पर एंटर होगा और ये भी स्टेट वाइज होगा। जैसे आपने 5 में दिखाया तो जो जो सेल किया अनरजिस्टर्ड को स्टेट वाइज दिखाया, इस स्टेट में इस इनवॉइस सामने। और जब डेबिट क्रेडिट नोट डालेंगे, जिस स्टेट में आपने डेबिट क्रेडिट नोट जिस स्टेट के कस्टमर के लिए इशू किया है, उसी स्टेट वाइज टेबल नंबर 9 अनरजिस्टर्ड में इंटर होगा। ये दोनों टेबल क्लियर, B2B वाली सेल्स और उसके डेबिट क्रेडिट नोट, 5 नंबर टेबल की सेल्स, इसके डेबिट नोट क्रेडिट नोट। ओके, अब अगला आपका सेल है 7 नंबर टेबल, B2C अदर्स, जिसको हम B2C स्मॉल इनवॉइस भी कहते हैं। इसमें कौन सी सेल जाएगी। अभी हमने 5 नंबर टेबल में देखा कि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा, अपने स्टेट से बाहर बेचा, इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, वही लार्ज में जाएगा। और आपने अपने स्टेट से माल बाहर बेचा भी, लेकिन इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख से कम है, कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, वो भी B2C स्मॉल में आ जाएगा। किसमें, B2C स्मॉल में 7 नंबर टेबल में आ जाएगा। और आपने अपने ही स्टेट में सेल किया है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कंज्यूमर को, जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, अमाउंट, इनवॉइस का अमाउंट कितना भी हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो सारी की सारी सेल आपकी B2C अदर्स मतलब B2C स्मॉल में जाएगी, टेबल नंबर 7 में। और इस टेबल नंबर 7 में जो भी एंट्री जाएगी, इनवॉइस वाइज आपको एंट्री नहीं करना है। चलो इसको भी ओपन करके देख ही लेते हैं। हमने 7 नंबर ओपन किया, ऐड रिकॉर्ड में आ गए। यहां पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं गुजरात में हूं तो गुजरात स्टेट यहां सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू दे देना है, एक एक इनवॉइस वाइज इसमें एंट्री नहीं होगी। तो यहां पर आपको देखना कि आपने अपने स्टेट में, गुजरात में, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कंज्यूमर को कितने अमाउंट का सेल किया है, उसकी टैक्सेबल अमाउंट कितनी है। मान लीजिए अगर आपने 5 इनवॉइस बनाई है तो पांचों इनवॉइस का टैक्सेबल अमाउंट जोड़ के यहां पर आपको टैक्सेबल अमाउंट लिख देना है। ओके, इसके बाद इसी तरीके से अगर आपने दूसरे स्टेट में सेल किया है तो उस स्टेट को सिलेक्ट करोगे, टैक्सेबल अमाउंट यहां देंगे। अब ये तो बात हो गई कि आपने B2C स्मॉल की एंट्री कर दी इनवॉइस की, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इसके सामने भी आपकी कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बने, तो उसकी एंट्री कहां करोगे। तो देखो भैया इस चीज को ध्यान रखना, जो टेबल नंबर 7 है, इसके सामने अगर आपने डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाया है तो उसके लिए सेपरेट अलग से GST R1 में आपको कोई टेबल नहीं दिखेगी। B2B में दिखाया तो आपको दिख गया 9B, क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड। लार्ज वाली दिखाया B2C लार्ज में तो ये दिख गया अनरजिस्टर्ड। लेकिन ये 7 में जो सेल आपने दिखाई है उसके सामने आपने डेबिट या क्रेडिट नोट बनाया है तो उसके लिए अलग से सेपरेट टेबल नहीं है। तो फिर उसको कहां एडजस्ट करेंगे, इसी टेबल में एडजस्ट करेंगे, टेबल नंबर 7 में ही एडजस्ट करेंगे B2C। देखो यहां लिखा भी है, क्या लिखा है,
टैक्सेबल सप्लाई नेट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द सप्लाई कवर इन टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 के अलावा जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया, जो B2C अदर्स में 7 में उसके सामने जो भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट होगा उसका एडजस्टमेंट करके आपको यहां लिख देना है। 7 में डेबिट नोट होगा तो उस महीने की जितनी भी सेल्स होगी, जितने अमाउंट का डेबिट नोट होगा उतना अमाउंट आप उसमें ऐड कर देंगे। अगर क्रेडिट नोट होगा तो जितनी भी सप्लाई होगी क्रेडिट नोट के अमाउंट को आप माइनस कर देंगे, मतलब उसका एडजस्टमेंट करके आपको टेबल नंबर 7 में B2C अदर्स में ही दिखाना है। यहां तक का मैटर क्लियर? जो बिल्कुल बेसिक और स्टार्टिंग लेवल का पॉइंट है, ये चीज हमने समझ लिया। अच्छा, अब अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो टेबल नंबर 6 में जाएगा। एक्सपोर्ट किया है तो टेबल नंबर 6 में उसकी एंट्री होगी। देखो ऐड रिकॉर्ड करके देखते हैं क्या क्या इसमें, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, कौन से पोर्ट से माल आपने एक्सपोर्ट किया है उस पोर्ट का कोड, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, इनवॉइस वैल्यू। अब आपने एक्सपोर्ट करते हो तो विद टैक्स करते हो या विदाउट टैक्स करते हो, तो आपने कैसे किया, विदाउट टैक्स पेमेंट किया या विद टैक्स पेमेंट किया, एलयूटी से किया, विदाउट एलयूटी किया। इस तरीके से आप एक्सपोर्ट की इनवॉइस इसमें जाएगी। अगला पॉइंट हम देखते हैं, आपने जो सेल किया वह टैक्सेबल अमाउंट है नहीं, इस पर टैक्स लगना ही नहीं है, मतलब नील रेटेड हो, जीरो रेटेड हो, एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो, तो उसके लिए आपकी टेबल नंबर 8A, 8B, 8C, 8D इसको ओपन करते हैं। ये देखो ये ओपन हो गया। अब आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है, रजिस्टर्ड पर्सन को किया है, नील रेटेड सप्लाई किया है, एग्जेम्प्ट सप्लाई किया है, नॉन जीएसटी सप्लाई किया है जिसमें जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आती, सिर्फ आपको टर्नओवर दिखाना है, तो ये इसमें आप इंटर कर दोगे। यहां पर सिर्फ आपकी टर्नओवर बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी सप्लाई की, लेकिन यहां पर जो दिखाओगे उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, नॉन जीएसटी सप्लाई इसके अंदर कवर होगा। ओके, आपने यहां अपनी आउटवर्ड सारी सप्लाई दिखा दिया। उसके बाद अब आपका मैटर आता है HSN का। टेबल नंबर 12 आपको HSN वाइज, इसमें HSN जो भी आपने सप्लाई दिखाई है, क्या क्वांटिटी, क्या HSN, इसमें आपको उसको इंटर करना है। और जो भी HSN में आप इंटर करोगे यहां भी आपकी टैक्सेबल अमाउंट आएगी, पूरा टैक्स आएगा। तो आपने जो B2B, B2C अदर्स या रिलेटेड जो भी सप्लाई आपने टोटल दिखाई है वो समरी पूरा इससे मैच हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सप्लाई ज्यादा दिखा दिया और HSN में कम दिखाया तो मिसमैच नहीं, वो पूरा भी मैच होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। आपका टेबल नंबर 13 है डॉक्यूमेंट इशू। आपने जो भी टैक्स इनवॉइस का सीरीज बनाया 1 नंबर से 10 नंबर तक किस मंथ में वो डालना है, डेबिट नोट कितना बनाया, क्रेडिट नोट कितना बनाया, वो सारी चीज इसमें जानी है। और यहाँ पर टेबल नंबर 11A, यहाँ पर देखो टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड। देखो गुड्स के केस में आप एडवांस रिसीव करते हो तो उस पर लायबिलिटी नहीं आती है, लेकिन अगर आप सर्विस सप्लाई कर रहे हो और सर्विस के लिए आपने एडवांस अमाउंट ले लिया है, आपने टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं किया है, तो जब आपने एडवांस लिया ना उसी महीने आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। तो जितना अमाउंट आपने एडवांस रिसीव किया है उसके ऊपर जो भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है एडवांस के ऊपर, जिसका आपने बाद में टैक्स इनवॉइस इश्यू करना है, लेकिन एडवांस में आपको उस आउटपुट टैक्स को इसमें दिखा के लायबिलिटी बढ़ा के आपको पेमेंट करना है। और उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ में आप उसका पूरा इनवॉइस बना देंगे, और इनवॉइस बनाएंगे तो B2B इसमें आप पूरा मेंशन कर देंगे तो पूरी लायबिलिटी आ जाएगी। लेकिन जो आपने एडवांस में टैक्स पेमेंट किया उसका एडजस्टमेंट आपका टेबल नंबर 11B में करना होगा। देखो लिखा भी है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, जो भी एडवांस में आपने टैक्स पेमेंट किया था एडवांस लायबिलिटी के ऊपर आप यहां एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, यहां तक का बेसिक पॉइंट क्लियर हो रहा है। आगे आपका जो है ये टेबल नंबर 14, सप्लाई मेड थ्रू ECO, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने जो माल सेल किया है, कौन सा ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो अंडर सेक्शन 52 वाले हैं जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, अगर इन सब के प्लेटफॉर्म पे आपने माल सेल किया है तो उसकी सप्लाई आपको यहां दिखाना है। हाँ, यहां पर आप जो दिखाओगे टैक्स की लायबिलिटी आपके ही ऊपर रहेगी, टैक्स की पेमेंट आप ही को करना है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाना है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपने यहां सप्लाई दिखाई है। और यहां टेबल नंबर 5 आपको दिख रहा है सप्लाई अंडर 9(5), यहां पर उनके लिए है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर तो हैं लेकिन वो
अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 वाले हैं। इन ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती है। भले आप इनके प्लेटफॉर्म पे कुछ भी सेल करोगे, कुछ भी सप्लाई करोगे, लेकिन इनके ऊपर आएगी। जो अंडर सेक्शन 9(5) वाले हैं, इन्हीं कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती है। तो ये उनके लिए है, अंडर सेक्शन 95 वालों के लिए। मुझे उम्मीद है जो स्टार्टिंग के बेसिक पॉइंट है जीएसटी R1 से रिलेटेड आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे एक कोई हम किसी मंथ का पूरा डाटा तैयार करेंगे और प्रैक्टिकल वाइज एक एक एंट्री करके हर एक टेबल को एंट्री करके दिखाएंगे। बाकी इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।